हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो देखिए हमारे क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी सिलेबस का जो एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी उसका एग्जांपल नंबर 1 तो 5 बचा हुआ था। उदाहरण नंबर 5 उसे देखते हैं हम। क्या है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। बेहद इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। 4 की घात n पर विचार करना है। n एक प्राकृत संख्या है। व्हाट डू मीन बाय प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो गिनती गिनने में हम काम में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये होती है, मतलब इन्फिनिटी तक। तो हमें n का कोई ऐसा मान रखने पर क्या ऐसा हो सकता है कि 4 की घात n अंक कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो आप देखिए मैं आपको कुछ संख्याएं लिखता हूं जो 0 पर समाप्त होने वाले। जैसे सबसे पहले 10 ही ले ली हमने। 10 के अभाज्य गुण क्या होते हैं? 2 × 5। जैसे हमने 40 ले ली। 40 के क्या होते हैं? 2 का 20 वार, 2 का 10 वार, 2 का 5 वार, 2 का ये आ गया। बड़ी ले लो, 120 ले लो। 120 में 2 का 60 वार, 2 का 30 वार, 2 का 15 वार, 3 का 5 वार, 5 का 1 वार। उसी प्रकार से आप और बड़ी संख्या ले सकते हो। जैसे 510 इतनी बड़ी ले ली हमने। 510 में सबसे पहले भाग जाता है 2 का कितनी बार? 510 के अभाज्य गुणन करके देख लो भाई। 2 दूनी 4, 1 1 11, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10। वापस 3 का ज्यादा क्या? 5 2 7 3 का जा रहा है। 8 3 24, 5 3 15, 5 का जा रहा है 17 बार, 17 का 1 बार। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5 × 17। तो इनसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे ऐसी कोई संख्या होगी जिसके अंत में 0 होगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों को देखो, एक बात आपको सेम मिलेगा। देखिए क्या, इसके अभाज्य गुणन में 2 है 5 है, इसके अभाज्य गुणन में भी 2 है 5 है, इसके अभाज्य गुणन में 2 है 5 है, इसके अभाज्य गुणन में 2 है 5 है। हो सकता है 2 3 बार आए, 4 बार आए, 5 2 बार आए, 3 बार आए, उससे मतलब नहीं है। पर यह फिक्स है जो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, जो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक 2 आएगा और एक क्या आएगा? 5 आएगा। यह फिक्स होता है भाई, आपके दिमाग में सेट करना है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी लंबी संख्या हो, जो अंक 0 पर समाप्त होती है, उसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो फिक्स है वो 2 और 5 जरूर आएगा। एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा। तो हम ऐसी कोई संख्या जो 0 अंक पर समाप्त होती है उसका पता अभाज्य गुणनखंड से ही लगाते हैं। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आए, या कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए, 3 के अलावा आ सकते हैं 3 4, उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है हमें। 2 और 5 आना जरूरी है। 2 और 5 आए तो वह संख्या अंक 0 पर 100% क्या होगी? समाप्त होगी। तो यहां पर हमें किसका पूछा है? 4 की घात n का पूछा है। हम लिखेंगे चूंकि 4 की घात n, 4 की घात 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 की पावर n। तो देखिए यहां पर 2 × 2 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर n × 2 की पावर n, जहां n क्या है? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 इन्फिनिट कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए n का मान यहां पर यदि आप 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1, 2 रखोगे 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। अगर यहां 100 भी रखोगे तो 2 की पावर 100 × 2 की पावर 100। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में ही रहने वाले हैं। अभाज्य गुणन 2 × 2 के रूप में ही रहने वाले हैं। चाहे n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कोई भी प्राकृत संख्या रख दो, आपके इसके अभाज्य गुण किसमें रहेंगे? 2 में। और मैंने कहा था यदि कोई संख्या आपके अभाज्य गुणन 2 × 5 के रूप में रहते हैं तो वह संख्या 10 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हम लिख देंगे चूंकि संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः संख्या 4 की घात n कभी भी अंक 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती, चाहे आप यहां पर n का मान कुछ भी रख दो, कोई भी प्राकृत संख्या रख दो, आपके 4 की घात n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आपके इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। आपको केवल उनके अभाज्य गुणनखंड देखना है। अभाज्य गुणनखंड में अगर कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आ गया तो फिक्स है वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। और अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और 5 नहीं आया तो वह संख्या 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगी।
तो देखिए इस प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए आपके जो है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सेम उसी प्रकार से लिखेंगे हम, चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करके देखिएगा आप उसी प्रकार से 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इसकी होल पावर n। तो देखिए इसको हो जाएगा आपके, या इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n को 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो वही बात लिख देंगे, चूंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं है, 5 नहीं है, और किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 दोनों नहीं हो तो वह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और 2 इंटू 5 दोनों हो, कम से कम एक बार 2 हो, एक बार क्या हो 5 हो, तो वह संख्या कहां पर होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। तो यही बात लिख देंगे हम, चूंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, अतः संख्या यहां लिख सकते हो आप, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हो, प्राकृत संख्या नाम लिया ना अगले ने। अतः संख्या 6 की घात n कभी भी, या ऐसे लिख दो, अतः संख्या 6 की घात n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल उसके अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, और अगर 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तो वह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। और अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आए, तो वह संख्या हमेशा कहां पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। अब देखिए आपके एक्सरसाइज आपके 1.2 का क्वेश्चन था ये, इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 7, वो और कर लेते हैं हम, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 पे प्रवेश करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, आपको समझे, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक वर्ताकार खेल का मैदान है, ऐसा इस प्रकार का एक खेल का मैदान है भाई, और एक तो है आपकी सोनिया और एक है आपकी रवि, दोनों ही आपके हैं भाई, एक सोनिया और एक रवि। तो देखिए वे दोनों क्या बोल रहे हैं, एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। हमने मान लिया दोनों यहां से एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिए कि यहां से सोनिया चलना प्रारंभ करती है, सोनिया चलती है, सोनिया यहां से यहां चलती है, और रवि चलता है, रवि एक चक्कर पूरा करेगा तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। जबकि 12 मिनट में सोनिया कहां तक पहुंचेगी, सोनिया आपके एक चक्कर में 18 मिनट लगता है, 12 मिनट में यहां तक पहुंचेगी, लगभग यहां कहीं तक पहुंचेगी, इधर की इधर चलेगी वो, और दूसरा चक्कर पूरा करेगा। तो कहने का मतलब प्रारंभिक स्थान पूछा क्या है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 12 मिनट में प्रारंभिक स्थान, 12 मिनट में रवि यहां पहुंच गया, बल्कि सोनिया कहां रह गई, यहीं रह गई। वापस दूसरा राउंड करेगा रवि 24 मिनट में पहुंच जाएगा यहां तक, कितने मिनट में, 24 मिनट में। जबकि 24 मिनट में सोनिया कहां तक पहुंचेगी, सोनिया 18 मिनट में यहां तक पहुंचेगी, 24 मिनट में यहां कहीं चलेगी, वो यहां कहीं चलती हुई फिरती हुई दिखाई देगी आपको। 24 मिनट में एक चक्कर में 18 लगते हैं, तो 24 यहां कहीं पहुंचेगी वो। उसके बाद में वापस प्रारंभिक स्थान पर नहीं मिले, हमें तो यही देखना है दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक ही साथ कब मिलते हैं। वापस देखते हैं हम, रवि अगला चक्कर पूरा करेगा तो कहां तक आएगा, वापस यहां आ जाएगा, कितने मिनट में, 36 मिनट में। अब की बार रवि 36 मिनट, तीसरा चक्कर में 36 मिनट लगेंगे, यहां तक आ जाएगा, क्योंकि पहले चक्कर में 12, दूसरे में 24, तीसरे में 36 मिनट। और सोनिया क्या करेगी, 36 मिनट में कहां पहुंचेगी, पहले चक्कर में उसे 18 मिनट लगे, दूसरे चक्कर में 36 मिनट। तो देखिए दोनों यहां पर मिले कि नहीं मिले, सोनिया भी 36 मिनट में यहां पर ही पहुंचेगी वापस प्रारंभिक स्थान पर। क्यों, क्योंकि उसे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि भी 36 मिनट बाद वापस यहीं प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसे एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। फर्क इतना है
कि 36 मिनट में रवि 3 चक्कर पूरा करता है, जबकि सोनिया केवल 2 चक्कर पूरा कर पाती है। तो देखिए हमें तो यही पूछा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इनमें दोनों के आपके वैल्यू क्या है, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। तो यहां से पता चलता है इनकी अधिकतम से अधिकतम वैल्यू निकालनी है जहां पर दोनों एक साथ वापस मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि सीधा सीधा एलसीएम तो क्या होता है, संख्याओं के बराबर या उससे कम होता है हमेशा, जबकि आपका जो ऊपर जाता है वो क्या होता है, एलसीएम। इसका मतलब आपको सीधा पता लगाना है ये क्या पूछना चाह रहा है, ये एलसीएम पूछना चाह रहा है, अधिकतम वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो हम देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीधा ही कर लेंगे, इनमें तो एलसीएम ज्ञान हम लिख देंगे। सबसे पहले चूंकि सोनिया 1 चक्कर पूरा करती है, अठारह मिनट में, तथा रवि 1 चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में, तो इसलिए दोनों एक साथ पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम ऑफ 18 और 12 का, और वही हमें उसने हमको पूछा है। तो 18 को क्या लिख देंगे हम, 2 का 9 बार 3 इंटू 3, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, तथा 12 को क्या लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 हम लिख देंगे। इसलिए एलसीएम ऑफ 18 12, एचसीएफ में तो हम न्यूनतम पावर ढूंढते हैं, कॉमन पावर, और एचसीएफ में क्या दे, एलसीएम में हम क्या ढूंढते हैं, अधिकतम पावर। 2 की अधिकतम पावर यहां पर कितनी है, 2 है इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में, 2 की पावर 2, और 3 की अधिकतम पावर दोनों में कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौक 36। अतः दोनों, यही बात लिख देंगे वापस, अतः दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सीधा करना, आपको समझना है कि वो एचसीएफ पूछना चाह रहा है या एलसीएम। समझने के बाद में एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना छोटा, बस इनको समझ, दिक्कत आती है केवल समझने में कि हमें फाइंड क्या करना है। तो देखिएगा ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.2, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज 1.3 के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उस प्रमेय को हम अभी पढ़ते हैं। देखिएगा प्रमेय क्या कहना चाह रहा है वो। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रमेय 1.3 जो एक्सरसाइज 1.3 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है ये, यदि p कोई अभाज्य संख्या है तब p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, जहां a कोई पूर्णांक है। देखिए यहां पर ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो पूर्णांक है चल जाएगा ये तो, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, ये तभी लागू होता है जब p मतलब नीचे वाली हर में जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको बताया था, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से संख्या से विभाजित नहीं होती है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। और देखिए जब p कोई अभाज्य संख्या है तब p यदि a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा 100%। कब, जब p कोई अभाज्य संख्या हो। तो देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपके जैसे एक अभाज्य संख्या ले ली मैंने 3, 2 3 5 7 11 13, ये सारी अभाज्य संख्या हैं। 3 का भाग देते हैं हम जैसे 36 में, 3 का भाग 36 में जाता है कितनी बार, 12 बार। हमें पता है 36 क्या, 6 का स्क्वायर है। 3 का भाग यदि 6 के स्क्वायर में जाता है तो फिक्स है 3 का भाग 6 में भी जाएगा। ये होता है अभाज्य संख्या का, ये होता है यदि 3 का भाग 6 के स्क्वायर 36 में जाता है तो 3 का भाग 6 में भी जाएगा। और यही कहना चाह रहा है ये, p यदि a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जब p कोई क्या हो, अभाज्य संख्या।
जैसे एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे मैंने दे रहा हूं आपके 5 अभाज्य संख्या है और 5 का भाग आपके, या 5 तो एकदम नॉर्मल है, आप 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 का भाग हमारे जाता है किसमें, जैसे 49 में जाता है। 7 का भाग यदि 7 के स्क्वायर में जाता है तो 7 का भाग 7 में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे कितने भी उदाहरण ले सकते हैं। यदि हमारे जो अपॉन में दे रखी है वो यदि कोई अभाज्य संख्या हो तो क्या होता है, यदि उस संख्या का भाग उस ऊपर वाली संख्या के स्क्वायर में जाता है तो उस संख्या का भाग उस संख्या में भी जाएगा, यदि उसके वर्ग में जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा। जैसे देखिए एक मैं अभाज्य संख्या का उदाहरण देता हूं। आप कह रहे हो अभाज्य संख्या के लिए, चलो ये मान लिया हमने होता है, यदि संख्या कोई अन्य संख्या के स्क्वायर में वर्ग में भाग जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा, ये तो मान लिया हमने। अब आप कह दोगे ये तो भाज्य संख्याओं के लिए भी तो हो सकता है। एक भाज्य संख्या का एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपको। देखिए 6 का स्क्वायर ले लिया हमने, यही 36 ले लिया। 36 में एक भाज्य संख्या 4 एक भाज्य संख्या होती है, वो एक वैश्वम के अलावा 2 से भी विभाजित हो रही है। 4 का भाग 36 में जाता है, मतलब 4 का भाग 6 के स्क्वायर में जाता है। 4 का भाग 6 के स्क्वायर में जाता है, बट हमेशा ही 4 का भाग 6 में नहीं जाता है। हमें पता है 4 का भाग 36 में 9 बार जाता है 6 के स्क्वायर में, बट 4 का भाग 6 में पूरा नहीं जाता है। तो यह आपके क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, P क्या हो, यदि कोई अभाज्य संख्या हो, यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और P का भाग यदि ये स्क्वायर में जाता है तो P का भाग A में भी जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। P कोई अभाज्य संख्या हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये परिमेय है आपके एक्सरसाइज, जो इसको हम 1.3 करने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या सिद्ध करने का, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट आपका ये परिमेय आएगा। यदि P कोई अभाज्य संख्या हो और P यदि A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह निश्चित है वो P A को भी विभाजित करेगा, जहां A कोई पूर्णांक ही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इसका ध्यान रखेगा। यदि ये आपको आ रहा है तो एक्सरसाइज 1.3 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।